हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे लेवलिंग के टॉपिक पर कि लेवलिंग क्या होती है और कैसे की जाती है और इनसे संबंधित कुछ शब्दावली के बारे में। तो लेवलिंग की बात करें तो अगर लेवलिंग को हम परिभाषित करें तो सीधी सी ये डेफिनेशन आती है कि ऊर्ध्वाधर तल में मापी गई ऊंचाई को लेवलिंग कहा जाता है। तो इसके लिए हमको जो आवश्यक चीज़ होती है वो होती है डेटम लाइन। आप आधार किसे मानेंगे, उस जिसे आप आधार मानेंगे उसे हम डेटम कहते हैं। तो उस डेटम से किसी भी चीज़ की जो ऊंचाई होती है उसे हम जो है उसका रेडियस लेवल कहते हैं। तो डेटम लाइन से ऊपर या नीचे के आवश्यक ऊंचाइयों के लिए बिंदुओं को स्थापित करने की जो कला होती है उसको लेवलिंग कहते हैं। या अगर इसकी एक दूसरी परिभाषा दी जाए तो लेवलिंग में दो तरीके की चीज़ें जो है वो की जाती हैं। पहला तो ये है कि डेटम से अलग अलग बिंदुओं की ऊंचाई निर्धारित करना। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि अगर कोई इंसान ये बोलता है कि मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है, तो वो उसकी हाइट 5 फुट 10 इंच कहाँ से है, वो उसके पैर से है। तो यहाँ पे जो पैर के तलवे हैं उसको डेटम लिया जाता है। ऐसे ही उस डेटम से हम कहाँ तक, किस बिंदु तक की ऊंचाई ले रहे हैं, अपने सिर तक की। तो जिस भी बिंदु की हम ऊंचाई ले रहे हैं वो किसी डेटम से लेते हैं। तो उस डेटम से उस बिंदु की कितनी ऊंचाई है उसका निर्धारण करना ही लेवलिंग कहलाता है। और लेवलिंग में क्या होता है कि अगर किसी बिंदु का हमको एलिवेशन या ऊंचाई पता चल गई और उसको हम किसी और दूसरे लेवल पर स्थापित करना चाहते हैं तो वो भी चीज़ हम लेवलिंग में करते हैं। जैसा मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ कि जैसे ये कोई मान लीजिए ज़मीन के वो हैं अंडुलेशन, मतलब ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है। इस जो ऊपर का बिंदु है इसका ऊंचाई 101 है, ये जो नीचे वाला है इसका 100 है, ये जो टॉप का है इसका 101, इसके टॉप का 101 और ये नीचे इसका 100। अब बात यह है इसमें हम या तो 100 एलिवेशन को 101 पे स्थापित कर दें या 101 को 100 पे। अगर मान लीजिए हमको रोड बनाना है और हम 101 के एलिवेशन से रोड बनाना चाहते हैं तो हमको इस भाग में और इस भाग में फिलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम 100 के एलिवेशन से अगर रोड बनाएंगे तो हमको ये भाग और ये भाग को कटिंग करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो लेवलिंग में की जाती है कि एक तो अगर आपको किसी पॉइंट का एलिवेशन पता चल गया तो हम उस पर एक तो उसका एलिवेशन निकालना और दूसरा उस एलिवेशन को किसी दूसरे एलिवेशन पे स्थापित करना या एलिवेशन या लेवल पे स्थापित करना। ये दो चीज़ें हम लोग लेवलिंग में करते हैं। फिर लेवलिंग में प्रयोग होने वाली शब्दावली की बात करें तो पहला होता है लेवल सरफेस। तो लेवल सरफेस क्या होती है कि पृथ्वी का जो कर्वेचर होता है, मतलब पृथ्वी, हमको पता है कि हमारी पृथ्वी जो है वो गोल है। तो जैसे पृथ्वी का जो ये गोलाकार भाग है, इस गोलाकार भाग को कर्वेचर कहते हैं। इस कर्वेचर के समानांतर में जितनी भी सरफेसेस आएंगी वो सारी सरफेसेस लेवल सरफेस होंगी, ठीक है। तो इन सबको कहते हैं लेवल सरफेस। अगर दैनिक जीवन में अगर हमसे पूछें कि कौन सी सरफेस लेवल सरफेस होगी तो वो हमारी टेबल या मेज की सरफेस लेवल सरफेस नहीं होती है। तो कहीं पे भी अगर पानी इकट्ठा है, जैसे तालाब में है, तो उस तालाब की जो ऊपरी सतह होगी वो हमेशा लेवल सतह ही कहलाती है। अगली बात आती है डेटम की। जैसा मैंने आपको बताया कि जब भी आपको किसी बिंदु का लेवल लेना है तो आप एक डेटम या बेस पॉइंट मानते हैं कि यहाँ से हमने ऊंचाई ली है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे को अपनी हाइट नापनी है तो मैं ज़मीन के तलुओं से नापता हूँ, तो ज़मीन के तलुए जो होते हैं वो डेटम हो जाते हैं। तो ऐसे ही जिसको बेस मान के किसी बिंदु की ऊंचाई निकाली जाती है उसको डेटम कहा जाता है। अब दूसरी एक टर्म आता है मीन सी लेवल, माध्य समुद्र ऊंचाई। ये क्या होती है कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक थे तब उस समय पे
जो मीन सी लेवल लिया जाता था वो पाकिस्तान के कराची से लिया जाता था, अभी जो कराची पाकिस्तान में है। लेकिन डिवाइडेशन के बाद जो मीन सी लेवल लिया जाता है वो मुंबई से लिया जाता है। अब ये क्या होता है कि मीन सी लेवल को हम 0 मान लेते हैं। जैसे आप देखते हैं कि आप कहीं जाएंगे तो लिखा है जैसे आगरा जंक्शन समुद्र तल से ऊंचाई 300 मीटर। तो इसका मतलब ये है समुद्र के तल को जो हमने 0 माना है तो आगरा का जो रेलवे स्टेशन है उससे 300 मीटर की ऊंचाई पे बसा हुआ है। ठीक है। ऐसे ही जब आप हिमालय पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको 2000 फीट या 3000 फीट ऐसा दिखाएगा समुद्र तल से ऊंचाई। तो इसका मतलब ये है समुद्र के तल को अगर हम 0 मानते हैं तो वो हिमालय 2000 या 3000 फीट ऊंचाई पे है। तो अब समुद्र में तो क्या है, ज्वार भाटे आते रहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हर घंटे में जो ज्वार भाटा आता है उसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी आ रही है पर घंटे में, उसको नोट कर लेते हैं। और ऐसे ही 24 घंटे में आपको 24 रीडिंग मिल जाएंगी। ऐसी रीडिंग आपको 19 साल तक लेनी है। और उन 19 साल की जितनी रीडिंग आ रही है उसका एवरेज निकालते हैं, माध्य। तो माध्य की जो रीडिंग आती है उसको मान लेते हैं मीन सी लेवल, मतलब उसको मान लेते हैं 0। ठीक है। और उसको 0 मान के अलग अलग जगहों का उस समुद्र तल के लेवल से कितनी ऊंचाई पे है वो नापा जाता है और हर रेलवे स्टेशन पे आप देखेंगे वो लिखा रहता है। फिर बात आती है रेड्यूस लेवल की। अब जैसे मैंने डेटम किसको माना है, मीन सी लेवल को, तो मीन सी लेवल से या डेटम से किसी भी बिंदु की जो ऊंचाई होती है वो रेड्यूस लेवल कहलाती है। इसको अगर मैं किसी डायग्राम से समझूं तो मैं आपको एक डायग्राम समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये समुद्र है और ये मेरा कोई जगह है। जैसे मान लीजिए ये ग्वालियर है, तो ये ग्वालियर इस समुद्र से कितनी ऊंचाई पे है, मान लीजिए ये है 315 मीटर। ठीक है। तो ग्वालियर का जो रेड्यूस लेवल होगा वो 315 मीटर है, लेकिन ये 315 मीटर कहाँ से है, मीन सी लेवल से। ठीक है। तो मीन सी लेवल क्या है हमारा, डेटम, और डेटम से किसी भी बिंदु की ऊंचाई हमारी उसका रेड्यूस लेवल कहलाती है। अगली जो परिभाषा है वो है किसी भी बिंदु का रेड्यूस लेवल कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए निकालना पड़ेगा उपकरण की ऊंचाई माइनस फोर साइड या इंटरमीडिएट साइड। तो ये जो है इसके बारे में हम आपको अभी आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं बेंचमार्क की, कि बेंचमार्क होता क्या है। बेंचमार्क एक ऐसा पॉइंट होता है जिसका एलिवेशन आपको पता है। ठीक है। तो इट इज़ अ पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन। तो कभी भी हम कोई भी सर्वे स्टार्ट करते हैं तो हमको शुरुआत में एक बेंचमार्क लेना पड़ता है, और वो बेंचमार्क हम किसी पेड़ को, किसी मंदिर को, मस्जिद को, गुरुद्वारे को, या कोई बोरवेल है पास में, या कोई पेड़ है जो लंबे समय तक वहाँ रहेगा, उसको हम बेंचमार्क मान सकते हैं। और हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो समुद्र तल से 100 मीटर या 500 मीटर की ऊंचाई पे है। ठीक है। अगर हमें नहीं पता है तो वो कितनी ऊंचाई पे है। अगर हमें एक्यूरेट सर्वे करना है तो आप रेलवे स्टेशन से सर्वे करते हुए लाएंगे तो वो जो पीले कलर का बोर्ड लगा होता है उसमें आपको लिखा रहेगा ग्वालियर जंक्शन 315 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई। तो उसको 315 मीटर उसका एलिवेशन तो आपको पता है। तो वहाँ से जब आप सर्वे करते आएंगे अपनी जगह पे तो आपको उस पॉइंट का एग्जैक्ट एलिवेशन पता चल जाएगा कि वो समुद्र के लेवल से कितनी ऊंचाई पे है। ठीक है। फिर एक होता है कि उपकरण की ऊंचाई क्या है। ठीक है। तो उपकरण की ऊंचाई या प्लेन ऑफ कॉलिमेशन जिसको बोलते हैं, और उपकरण की ऊंचाई एक ही टर्म होती है। तो इसको मैं आपको एक डायग्राम से माध्यम से शो करता हूँ। जैसे आप देखिए कि ये आपका समुद्र है, यहाँ से ये आपकी ज़मीन हो गई। यहाँ पे मैंने एक उपकरण रखा, मान लीजिए वो डंपी लेवल है। ठीक है। इस डंपी लेवल से कुछ दूरी पे ये एक बेंचमार्क है। मैंने ये मान लिया कि एक यहाँ पे एक पेड़ है,
यहाँ एक बेंचमार्क मैंने उसको पेड़ को मान लिया। अब वहाँ पे मैंने क्या किया, लेवलिंग स्टाफ रखा और लेवलिंग स्टाफ से पहली रीडिंग जो मैंने ली वो इस पे ली और ये रीडिंग आई 1.2। और इस पेड़ का जो निचला सिरा था इसको मैंने मान लिया कि ये समुद्र तल से 100 मीटर की ऊंचाई पे है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया कि इस लेवलिंग स्टाफ को उठा के ए पॉइंट पे रखा और फिर बी पॉइंट पे रखा और यहाँ से इस पे रीडिंग ली। तो यहाँ पे आई 1.3 और यहाँ पे रीडिंग आई 1.4। ठीक है, ए पे रीडिंग आई 1.3 और बी पे रीडिंग आई 1.4। तो इस इंस्ट्रूमेंट स्थापित करने के बाद जो पहली रीडिंग ली हमने 1.2, ये कहलाती है बैक साइट। क्या कहलाती है? बैक साइट। इसके बाद जो रीडिंग लेते हैं उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट साइट। और जब तक इंस्ट्रूमेंट यहाँ रखा हुआ है तब जो आखिरी रीडिंग लोगे वो कहलाएगी फोर साइट। ठीक है, पहली रीडिंग बैक साइड, आखिरी रीडिंग फोर साइड और बीच की सारी रीडिंग इंटरमीडिएट साइड। अब बात आती है उपकरण की ऊंचाई। तो उपकरण की ऊंचाई ये होता है, ये जो लाइन आपको दिख रही है ये, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। इस दृष्टि रेखा की समुद्र के तल से कितनी ऊंचाई है वो कहलाती है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जिसको शॉर्ट टर्म में HI बोलते हैं। तो ये आप कैसे निकाल सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई आपकी कितनी आई है 1.2 और यहाँ से नीचे से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है 100। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल ऊंचाई आ जाएगी। तो आ जाएगा 100 धन 1.2। ठीक है, तो 101.2 क्या हो जाएगी आपकी उपकरण की ऊंचाई, जिसको हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा कि ये जो नीचे हमने पॉइंट लिया था यहाँ पे, ये क्या था, एक पेड़ था जो बेंचमार्क था, उसका RL कितना था 100 था। तो इसका उपकरण की ऊंचाई का फॉर्मूला होगा बेंचमार्क का RL धन बैक साइड, ये इसका फॉर्मूला होगा। तो इसमें भी आप देखेंगे तो यही चीज़ दी गई है, उपकरण की ऊंचाई बराबर बेंचमार्क का RL धन बैक साइड, और बैक साइड हमेशा जुड़ती है। यहाँ पे भी आप देखेंगे ये जो बेंचमार्क है इसको माना है, इसका एलिवेशन 410 ये दिया है। इसका मतलब जैसे ये इसको डेटम माना है, ये लाइन को, तो इस डेटम से ये जो पॉइंट है बेंचमार्क, ये 410 मीटर की ऊंचाई पे है। अब ये इंस्ट्रूमेंट रखा और यहाँ इस बेंचमार्क पे रीडिंग ली जो आई 6.31 फीट। तो इस डेटम से इस लाइन ऑफ साइट की जो ऊंचाई होगी वो क्या कहलाती है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट या उपकरण की ऊंचाई। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 410 में ये 6.31 को जोड़ना पड़ेगा। तो जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 416.31 फीट। ये क्या हो जाएगी उपकरण की ऊंचाई। तो उपकरण की ऊंचाई क्या होती है, डेटम से लाइन ऑफ साइट की जो ऊंचाई होती है वो उपकरण की ऊंचाई कहलाती है। ठीक है, अब लाइन ऑफ साइट क्या होती है, जैसे ये जो आप देख रहे हैं ये लाइन ऑफ साइट है, इसकी अगर मैं परिभाषा दूं तो इसकी परिभाषा आप ऐसे दे सकते हो कि जैसे आप जानते हैं कि जब आप किसी भी डंपी लेवल ऑटो लेवल से देखेंगे तो आपको ऐसा है प्लस टाइप का दिखाई देगा, इसको बोलते हैं क्रॉस हेयर। ठीक है, और जो आपका टेलीस्कोप होता है उसमें एक छोटा ग्लास होता है, एक बड़ा ग्लास होता है। तो जो छोटा ग्लास होता है उसको बोलते हैं आई पीस और जो बड़ा ग्लास होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ग्लास। तो ये जो ऑब्जेक्ट ग्लास है ये आपका ऑब्जेक्ट ग्लास हुआ, इसका जो सेंटर होगा और इस क्रॉस हेयर का जो सेंटर होगा, इन दोनों को जो लाइन मिलाएगी ये कहलाती है लाइन ऑफ साइट। ठीक, या इसका एक दूसरा नाम भी है लाइन ऑफ
कॉलीमेशन। ये क्रॉस हेयर था और ये आपका ऑब्जेक्ट ग्लास। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ग्लास के सेंटर और क्रॉस हेयर के सेंटर को जो लाइन मिलाती है वो आपकी लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ कॉलीमेशन कहलाती है। अब इसके बाद बैक साइट, जैसे मैंने आपको बताया कि जो पहली रीडिंग लेंगे इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद वो बैक साइट है और बैक साइट हमेशा जुड़ती है। इंटरमीडिएट फोर साइट क्या होती है, आप उस इंस्ट्रूमेंट जब तक वहाँ रखा हुआ है तब जो आप आखिरी रीडिंग लेंगे वो फोर साइट है और फोर साइट हमेशा घटती है। इंटरमीडिएट साइट बैक साइट और फोर साइट के बीच जितनी रीडिंग लेंगे वो सब इंटरमीडिएट साइट में आएगी और ये भी हमेशा घटती है। ठीक, इसके बाद ये एक डायग्राम है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लाइन ऑफ साइट मैंने आपको बता दी, अलाइनमेंट की लाइन। चेंज पॉइंट क्या होता है कि जिस पॉइंट पे बैक साइड और फोर साइड दोनों नापी जाती है उसे चेंज पॉइंट या टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। आप ऐसा समझ लीजिए कि जब तक एक जगह पे आपका इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, जिस पॉइंट पे आप आखिरी रीडिंग लेंगे वो आपका चेंज पॉइंट होगा। उसके बाद आप इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करेंगे, तो जब आप इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करेंगे तो पहली रीडिंग वहीं पे ले लेंगे जहाँ पे आपने छोड़ा था, मतलब जहाँ पे आपने फोर साइड ली थी। तो इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने के बाद पहली रीडिंग क्या कहलाती है, बैक साइड। तो उसी पॉइंट पे आप फोर साइड और बैक साइड दोनों लेते हैं, इसीलिए उसको टर्न पॉइंट या चेंज पॉइंट भी कहते हैं। और इस डायग्राम में आप देखोगे वो यही दिखाया गया है। जैसे ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ था और ये आपका एक मंदिर है जिसको बेंचमार्क माना है। यहाँ से आपने पहली रीडिंग यहाँ पे 2.230 ली, ये आपकी बैक साइड। फिर इसके बाद अगली रीडिंग 2.005 ली। अब इसके बाद हो सकता है कि हमें दिखना बंद हो गया हो तो हमने इंस्ट्रूमेंट यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये बैक साइड थी तो ये फोर साइड हो जाएगी, मतलब इसके बीच में इंटरमीडिएट साइड कहीं नहीं होगी। अब जब आप इंस्ट्रूमेंट यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट करेंगे तो फिर रीडिंग आपको पहले यहीं लेनी है। अब इंस्ट्रूमेंट सेट करने का पहली रीडिंग यहीं ली तो ये हो जाएगी बैक साइड और ये कौन सी थी, फोर साइड। तो जिस पॉइंट पे बैक साइड और फोर साइड दोनों लेते हैं उसको बोलते हैं चेंज पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका चेंज पॉइंट कहलाएगा। अब यहाँ सेटअप करने के बाद पहली रीडिंग ये ली, फिर आपने लिया 2.750 यहाँ पे, फिर यहाँ पे लिया 3.365, तो ये बैक साइड हो गई, ये इंटरमीडिएट साइड हो गई और ये फोर साइड हो गई, क्योंकि इसके बाद आपने कोई रीडिंग नहीं ली यहाँ से। फिर इसके बाद इंस्ट्रूमेंट आपने यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, फिर यहाँ सेट करने के बाद पहली रीडिंग ये ली, तो यहाँ पे आपने ये बैक साइड 2.255 ली और यहाँ पे फोर साइड 3.365 ली, तो ये पॉइंट भी आपका चेंज पॉइंट कहलाएगा। अब स्तर का अस्थायी समायोजन, तो जब भी आप इंस्ट्रूमेंट कहीं सेट करते हैं तो उसका पहले हमको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं अस्थायी समायोजन। तो उसको करने के लिए तीन प्रमुख तरीके होते हैं। पहला तो होता है सेटिंग, दूसरा लेवलिंग, तीसरा फॉक्सिंग। तो सेटिंग में हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा डंपी लेवल है उसको ट्राइपॉड स्टैंड पे हम लगाएंगे और ट्राइपॉड स्टैंड में लगाने के बाद उसको जितनी हमारी हाइट है उसके अनुसार उसको हम अपने हाइट के अनुसार उसको ज़मीन में उस ट्राइपॉड स्टैंड को उसके पैर फैला के रख देंगे, तो ये होता है सेटिंग। दूसरा होता है लेवलिंग। तो लेवलिंग में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जब आप डंपी लेवल देखेंगे तो उसमें 3 फुट स्क्रू होते हैं। यहाँ जो आपको दिख रहा है C, A और ये B, ये 3 फुट स्क्रू हैं। तो आप क्या करिए, टेलीस्कोप के ऊपर एक स्प्लिट लेवल लगा होता है, उस स्प्लिट लेवल को किन्हीं भी 2 फुट स्क्रू के समानांतर रख लीजिए, चाहे AB के या AC के या BC के, जिसके भी। तो यहाँ इसने AB के समानांतर रखा है। फिर क्या करिए, A और B जो फुट स्क्रू है जिनके आपने समानांतर रखा है, इन दोनों फुट स्क्रू को या तो अंदर की तरफ घुमाइए या बाहर की तरफ घुमाइए।
जब तक कि इस स्पिरिट लेवल का जो बबल है वो सेंटर में नहीं आ जाता। जब ये सेंटर में आ जाए, इसके बाद आप टेलीस्कोप को 90 डिग्री के कोण से मोड़ दीजिए। अब आपको क्या करना है, इस टेलीस्कोप को तीसरा जो फुट स्क्रू है उसके समानांतर रखना है और पहले के जो दो थे उनके परपेंडिकुलर या लंबवत रखना है। अब जब आपने तीसरे फुट स्क्रू के समानांतर रखा है तो अब आप सिर्फ तीसरा वाला फुट स्क्रू घुमाएंगे जब तक कि इस स्पिरिट लेवल का जो बबल है वो सेंटर में नहीं आ जाता। अब जब ये सेंटर में आ जाए तो फिर इसको 180 के कोण से घुमा दीजिए और उसके बाद अगर ये सेंटर में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप जितनी प्रोसेस अभी तक आपको मैंने बताई है ये आप 2 से 3 बार रिपीट कीजिए तो आपका जो डंपी लेवल है वो हर पोजीशन पे रखने में आपको सेंटर में ही दिखाएगा। अब इसके बाद होती है तीसरी फोकसिंग। तो फोकसिंग जो है वो हम लंबन को दूर करने के लिए करते हैं। लंबन क्या होता है कि जब भी हम किसी लेंस से किसी चीज़ को देखते हैं तो दो चीज़ें एक के ऊपर एक दिखाई देती हैं, एक के ऊपर एक दिखाई देते हैं तो लंबन नहीं होता। जब दो चीज़ें एक के ऊपर एक नहीं दिखाई देती तो तब वो लंबन की स्थिति आती है, तो उसको हमें दूर करना पड़ता है। तो इसको करने के लिए 2 तरीके होते हैं, एक तो आईपीस के द्वारा और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट ग्लास के द्वारा। तो आईपीस के द्वारा करने में क्या होता है कि हम आईपीस को तब तक घुमाएंगे और उसके पहले क्या करेंगे कि सामने जो है वो एक वाइट कलर का पेपर रख देंगे और आईपीस को तब तक घुमाएंगे कि जब तक हमको क्रॉस हेयर जो है मतलब प्लस वाले जो हेयर हैं वो दिखने ना लग जाएं। जब वो दिखने लग जाएं तो आप उसको घुमाना बंद कर दें। तो इस तरीके से वो आईपीस जो है वो आपने फोकस कर लिया है। अगली बारी आती है ऑब्जेक्ट ग्लास की। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट ग्लास को फोकस करने के लिए हम क्या करेंगे, एक उसमें फोकसिंग स्क्रू होता है, उस फोकसिंग स्क्रू को तब तक आपको घुमाना है जब तक कि लेवलिंग स्टाफ की रीडिंग आपको ठीक तरीके से दिखने नहीं लगती। तो इस तरीके से जो 2 स्टेप हैं इनकी सहायता से हम फोकसिंग जो है वो करते हैं और लंबन को दूर करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक उदाहरण दिखाया गया है जिसमें एक सिंपल लेवल का उदाहरण है और एक डिफरेंशियल लेवल का उदाहरण है। तो इसको हम समझाते हैं। जैसे एक बिंदु A है, एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। इन दोनों के बीच बिंदु A का और बिंदु B का लेवल निकालना है, रेड्यूस लेवल। ठीक है, तो हमने क्या किया कि सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट लगाया, उसको सेट किया और A बिंदु को हमने बेंचमार्क ले लिया और हमने मान लिया कि ये पॉइंट A जो है समुद्र तल से 200 मीटर की ऊंचाई पे है या वो समुद्र तल से 200 मीटर की ऊंचाई पे होगा ही। तो इसमें A पॉइंट हमने ऐसा मान लिया कि या उसका एलिवेशन समुद्र तल से, क्योंकि हमने उसको बेंचमार्क माना है तो हम ये मान लेते हैं कि वो समुद्र तल से 200 मीटर की ऊंचाई पे हैं। फिर हमने क्या किया कि इस पोजीशन से A पॉइंट पे लेवलिंग स्टाफ रखा और यहाँ एक रीडिंग ली 2.7, क्योंकि ये पहली रीडिंग थी इसीलिए ये क्या होगी, बैक साइड होगी। तो बैक साइड ऑन A बराबर 2.7 ये आपका आ गया। अब उपकरण की ऊंचाई, जैसे मैंने आपको बताया था, उपकरण की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है कि बेंचमार्क का रेड्यूस लेवल धन बैक साइड। तो बेंचमार्क का रेड्यूस लेवल कितना है, 200, ये धन बैक साइड कितनी थी, 2.7। दोनों को आप जोड़ेंगे तो 202.7 मीटर उपकरण की ऊंचाई आ जाएगी। फिर क्या किया हमने, इंस्ट्रूमेंट यही था, इस लेवलिंग स्टाफ को यहाँ से उठा के B पॉइंट पे रखा और यहाँ पे रीडिंग आई 0.80। तो यहाँ पे जो अगली रीडिंग है, क्योंकि आखिरी रीडिंग है इसीलिए ये 4 साइड होगी। तो B पॉइंट पे 4 साइड कितनी हुई, 0.80। तो बिंदु पॉइंट R का जो रेड्यूस लेवल होगा वो मैंने आपको एक फार्मूला लिखाया था कि HI माइनस उपकरण की ऊंचाई माइनस 4 साइड और इंटरमीडिएट साइड। तो उपकरण की ऊंचाई तो आपने यहाँ से निकाली 202.7 माइनस 4 साइड कितनी है, 0.8। इन दोनों को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 201.9 मीटर। ये जो है वो B पॉइंट का रेड्यूस लेवल होगा। और A पॉइंट का रेड्यूस लेवल कितना था, 200। इसका मतलब ये है कि पॉइंट B जो है वो इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे 200 का और 201.9 का, 1.9 आएगा।
इसका मतलब ये है कि बी पॉइंट जो है वो 1.9 मीटर ऊंचा है एज़ कम्पेयर टू ए पॉइंट के। इसका तात्पर्य ये निकलता है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं डिफरेंशियल लेवलिंग का। तो डिफरेंशियल उसमें क्या था कि इंस्ट्रूमेंट एक जगह रखा था, सिंपल लेवलिंग में एक ही जगह रख के हम रीडिंग लेते हैं। डिफरेंशियल लेवलिंग में क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट कई जगह पे शिफ्ट करना पड़ता है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखा, ये ए पॉइंट जो है उसका एलिवेशन हमको पता है 200 है, तो इसको बेंचमार्क ले लिया। इस बेंचमार्क पे पहली रीडिंग ली 1.35, तो पहली रीडिंग है तो ये बैक साइड होगी। इसके बाद अगले पॉइंट यहाँ पे हमने रीडिंग ली, वो आई 1.65, ये कोई क्या होगी 4 साइड, क्योंकि इसके बाद कोई रीडिंग नहीं ली हमने। अगर ली होती तो ये IS हो जाती, इंटरमीडिएट साइड। फिर इंस्ट्रूमेंट यहाँ से उठा के हमने यहाँ रखा। यहाँ से उठा के रखने के बाद हमेशा क्या होती है, जहाँ पहले हमने छोड़ा था वहीं रीडिंग फिर से लेंगे। तो ये आई 1.40, तो ये क्या होगी बैक साइड। इस पॉइंट पे हमने बैक साइड और 4 साइड दोनों ली है, इसीलिए ये पॉइंट क्या कहलाएगा, चेंज पॉइंट। ये पॉइंट कौन सा होगा, चेंज पॉइंट। फिर इसके बाद हमने यहाँ से यहाँ रीडिंग ली 1.70। इसके बाद मान लीजिए हमें दिखना बंद हो गया, इसलिए इंस्ट्रूमेंट यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। फिर सेट किया, सेट करने के बाद फिर यहीं रीडिंग ली 1.3, तो ये क्या हो गई बैक साइड। इस पर भी बैक साइड और 4 साइड दोनों हैं, इसीलिए ये भी चेंज पॉइंट हो गया। इसके बाद यहाँ पे रीडिंग ले ली, ये आखिरी रीडिंग है, इसीलिए ये क्या हो गई 4 साइड। तो एक चेंज पॉइंट ये है, दूसरा चेंज पॉइंट हमारा ये है, ठीक है। अब इसमें अलग अलग बिंदुओं के रेडियस लेवल कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे बिंदु ए था, उसका रेडियस लेवल 200, वो तो दिया हुआ है जिसको हमने बेंचमार्क माना है। फिर ए पॉइंट पे हमने रीडिंग कितनी ली थी, पहले पॉइंट पे 1.35, जिसको बैक साइड या वापस दृष्टि बोलते हैं ना। तो उपकरण की ऊंचाई L1 पॉइंट पे, जो पहला पॉइंट था, वहाँ कितनी होगी। तो उपकरण की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, बेंचमार्क का RL धन बैक साइड। तो बेंचमार्क का RL कितना है 200, ये आपको दिया हुआ है, ए पॉइंट को ही हमने बेंचमार्क माना है। धन बैक साइड कितनी 1.35, दोनों को जोड़ा तो 200 1.35 मीटर क्या हुई हमारी उपकरण की ऊंचाई। अब हमने क्या किया कि जो हमारा चेंज पॉइंट था पहला वाला, वहाँ रीडिंग कितनी ली 1.65। यहाँ पे आप देखिए, ये यहाँ से ये लिया था, इसके बाद 1.65 यहाँ लिए थे। ये चेंज पॉइंट फर्स्ट है और ये चेंज पॉइंट सेकंड है। तो चेंज पॉइंट 1 पे जो रीडिंग ली वो हमेशा क्या होगी 4 साइड होगी 1.65। तो किसी भी पॉइंट का RL निकालने का फॉर्मूला होता है HI माइनस 4 साइड और इंटरमीडिएट साइड। तो HI आपकी कितनी आई 201.35 माइनस 4 साइड कितनी है 1.65, इन दोनों को घटा देंगे तो ये आपका आ गया चेंज पॉइंट फर्स्ट का RL रिड्यूस लेवल। अब फिर क्या किया हमने, इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया और जो चेंज पॉइंट था पहला वाला उस पर हमने एक बैक साइड ले ली 1.40, ठीक है। अब क्योंकि इस चेंज पॉइंट फर्स्ट का, ये चेंज पॉइंट फर्स्ट का हमने रिड्यूस लेवल तो निकाल लिया और इसका रिड्यूस लेवल कितना निकला है, चेंज पॉइंट CP1 का RL कितना है 199.70। तो जब हमको इसका रिड्यूस लेवल पता है तो ये हमारा बेंचमार्क हो गया। तो यहाँ पे फिर से उपकरण की ऊंचाई निकालेंगे क्योंकि इंस्ट्रूमेंट हमने शिफ्ट किया है। तो उपकरण की ऊंचाई L2 पॉइंट पे कितनी होगी, RL ऑफ बेंचमार्क धन बैक साइड, यही फॉर्मूला होता है। तो RL ऑफ बेंचमार्क ये हो गया और बैक साइड आपकी ये हो गई। इन दोनों को जोड़ेंगे तो उपकरण की ऊंचाई हमारी 201.10 मीटर हो जाएगी। फिर CP2 पॉइंट पे हमने रखा और वहाँ पे 4 साइड ली 1.70। तो CP2 पॉइंट का रेडियस लेवल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा कि HI माइनस 4 साइड। तो HI आपकी ये है और 4 साइड आपकी ये, दोनों को घटा दीजिए तो ये आपका RL मिल जाएगा। अब फिर हमने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट को उठा के तीसरी जगह पे रख दिया। तो उस तीसरे पॉइंट पे रखने के बाद फिर हमने बैक साइड ली कितनी L3 पॉइंट पे 1.30। अब क्योंकि इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया तो फिर से इसकी HI अलग हो जाएगी। तो HI बराबर क्या होता है, उपकरण की ऊंचाई
RL ऑफ बेंचमार्क धन बैक साइड, तो RL ऑफ बेंचमार्क कितना था 199.40 और बैक साइड कितनी है 1.30। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 200.70 क्या हो जाएगी उपकरण की ऊंचाई। फिर इसके बाद बी पॉइंट पे आपने फोर साइड ली 1.85, तो बी पॉइंट का रेड्यूस लेवल निकालने का फॉर्मूला होगा HI माइनस फोर साइड। तो HI आपकी ये है, फोर साइड आपकी ये, इन दोनों को घटा दीजिए तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डिफरेंशियल लेवलिंग जो है वो करते हैं। और इसके बाद भी अगर आपका कुछ डाउट्स है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं और उसके आंसर मैं आपको दूंगा। थैंक यू।